हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिनिया। और आज हम आपके साथ न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसमें डिस्कस करेंगे उत्तराखंड का एलटी ग्रेड कॉमर्स का पेपर जो 8 अगस्त 2021 को हुआ था। तो अगर आपने अपने चैनल पढ़ाई मिनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला है डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ। तो डेलीगेशन हम किसका कर सकते हैं? डेलीगेशन हम करते हैं अथॉरिटी का। ऑप्शन सी है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो इंडिया में यूज़ होता है। तो आप लोग जब भी सीखते होगे मतलब सुनते होगे तो टैली अकाउंटिंग, टैली जीएसटी, है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, टैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल एंट्री सिस्टम जो है बुक कीपिंग का वो किसने इन्वेंट किया? तो डबल एंट्री सिस्टम है बुक कीपिंग का वो इन्वेंट किया ल्यूकस पेक्योली ने। इन्हें फादर ऑफ बुक कीपिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर ड्राइंग्स रेगुलरली करी जा रही हैं हर मंथ के एंड में तो इंटरेस्ट जो होगा वो कितने महीने का चार्ज किया जाएगा? तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 5.5 मंथ्स का। इसका राइट ऑप्शन है ए वाला। अगर बिगनिंग में विड्रॉ करता है मंथ की बिगनिंग में तब चार्ज करते हैं 6.5 मंथ्स का। और अगर मिडिल में वो विड्रॉ करता है तब हम क्या चार्ज करते हैं? 6 मंथ्स का। और अगर वो मंथ के एंड में चार्ज करता है तब हम क्या करते हैं? 5.5 मंथ्स का चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा अपने माइंड में। जब बिगनिंग में होगा तो 6.5 मंथ्स, मिडिल में होगा तो 6 मंथ्स एंड एंड में होगा तो 5.5 मंथ्स का चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा इंडिविजुअल टेस्ट का टाइप है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, वेट्सलर बेलेव टेस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन है बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो एक्सट्रिंसिक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को हम और किस नाम से जानते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को हम लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंसेप्ट जो स्टूडेंट ने हिस्ट्री में सीखा है वो उसे हिंदी की क्लास में यूटिलाइज कर रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? देखिए, जब आपको ये बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट है। जब आपने किसी एक फील्ड में कुछ सीखा और आप उसका यूटिलाइजेशन किसी दूसरे फील्ड में कर रहे हो तो ये कैसा ट्रांसफ़र होता है? ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है। मतलब आपकी एक चीज़ में, मतलब आपने एक जगह कोई लर्निंग सीखी है और वो आपकी दूसरे जगह हेल्प कर रहा है सीखने में, तो ये होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को कब फ्रेम किया गया? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को फ्रेम किया गया 1912 एडी में या 1912 में, और 1932 में पार्टनरशिप, 1956 में कंपनीज एक्ट 1956। कोऑपरेटिव सोसाइटी किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? अपने मेंबर्स की वेलफेयर करने के कंसेप्ट पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स, इनमें से कौन सा सेंटर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में एग्जिस्ट नहीं करता है? उत्तरदायित्व केंद्र में निम्न में से कौन सा केंद्र स्थापित नहीं होता है? 4 टाइप के सेंटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। एक होता है प्रॉफिट सेंटर, नेक्स्ट है सेल सेंटर, इसे हम रेवेन्यू भी बोलते हैं। फिर है इन्वेस्टमेंट सेंटर, और एक सेंटर होता है कॉस्ट सेंटर। तो 4 तरीके के सेंटर होते हैं, प्रॉफिट, सेल्स रेवेन्यू, या फिर सेल्स बोल लीजिए या तो रेवेन्यू बोल लीजिए, इन्वेस्टमेंट सेंटर एंड कॉस्ट सेंटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? डी, क्योंकि एक्सपेंडिचर सेंटर कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कितने सब टेस्ट हैं भाटिया बैटरी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट में? तो भाटिया बैटरी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो सब टेस्ट होते हैं वो होते हैं 5। तो इसका राइट ऑप्शन है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इवैल्यूएशन में बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय द प्यूपिल्स। तो ये डेफिनेशन दी है टाइलर ने, लेकिन ऑप्शन में टाइलर का नाम नहीं दिया गया है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को हम ऑफिशियल आंसर की पर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रेजेंट में जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए है यूटीआई। यूटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो नाम से ही पता लग रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है फेरा। तो फेरा की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट।
फिर है नेक्स्ट फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, क्योंकि फेमा ने किसको रिप्लेस कर दिया है, फेरा को रिप्लेस कर दिया है। तो इस वजह से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ एनपीएस। एनपीए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एनपीए की फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये टर्म जो है वो, ये जो एब्रीविएशन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किस में किया जाता है, वो बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए वाला, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नेक्स्ट, जीन पियाजे की जो पीरियड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का, वो कितने ईयर्स तक है। तो उन्होंने, जो जीन पियाजे हैं, उन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसमें 4 स्टेजेस बताई गई थी। पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज, जब बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज का जो पीरियड होता है वो होता है 0 to 2 ईयर्स तक का। फिर जो सेकेंड स्टेज आती है वो आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, वो चलती है 2 ईयर्स से लेकर 7 ईयर्स तक। फिर थर्ड स्टेज जो आती है दैट इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये स्टेज चलती है 7 to 12 ईयर्स तक। और इसके बाद जो आती है वो आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना सीख जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी वाला, 7 to 12 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म एमलगमेट हो रही है, तो रीवैल्यूएशन करने पर जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो कहाँ पर ट्रांसफ़र की जाएंगी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप होना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का एमलगमेशन होने पर आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि अगर प्रॉफिट हुआ है रीवैल्यूएशन को लेकर तो वो कहाँ पर जाता है, वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाता है। ठीक है, क्रेडिट करते हैं हम कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, क्योंकि जब आप मान लीजिए यहाँ पर बनाया आपने, तो आप कैसे लिखते हो, पार्टनर्स कैपिटल में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट है, अगर लॉस होता तो आप टू साइड दिखाते, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिडबी। सिडबी क्या है, तो सिडबी एक डेवलपमेंट बैंक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, क्योंकि मोस्टली जो बैंक्स हैं उनका जो हेडक्वार्टर या तो मुंबई या तो दिल्ली में होता है, लेकिन इसका कहाँ पे है, इसका लखनऊ में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंसेंटिव है, तो इनमें से फाइनेंशियल इंसेंटिव है ऑप्शन नंबर बी, इसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें क्या होता है कि उन्हें शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज किया जाता है, ओनरशिप बेसिकली मिलती है इसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गुड्स कंसाइनमेंट में बेचे गए हैं तो किसे डेबिट किया जाएगा। जब गुड्स कंसाइनमेंट में बेचे गए हैं तो डेबिट किया जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट को। और कंसाइनमेंट अकाउंट आपका कैसा होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चिल्ड्रन में, इन विच प्लान, किस प्लान में जो स्कूल है उसे चिल्ड्रन का होम कंसिडर किया गया है। अकॉर्डिंग टू मी इसका विनेट का प्लान होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डाउट है इसमें, तो प्लीज़ आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग की एक आर्ट होती है रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और समराइज़ करने की। मतलब अकाउंटिंग में 3 चीज़ें हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट और एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ठीक है, मतलब आप रिकॉर्डिंग भी करते हो, क्लासीफाई भी करते हो, समराइज भी करते हो उन ट्रांजैक्शनल इवेंट्स का जिसे आप फाइनेंशियल कैरेक्टर में शो कर सकते हो। और उसके बाद आप रिजल्ट को क्या करते हो, इंटरप्रेट भी करते हो, मतलब उसकी व्याख्या भी करते हो। तो ये डेफिनेशन दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने। तो ऑप्शन ए इज़ राइट वन। नेक्स्ट है, मेट रिसीट कौन इशू करता है। मेट किसे बोलते हैं, मेट बोलते हैं शिप के कैप्टन को। तो मेट रिसीट कौन इशू करेगा, कैप्टन ऑफ द शिप। ऑप्शन सी इज़ राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक्वायर्ड मोटिव्स हैं। तो एक्वायर्ड मोटिव्स का मतलब आप कुछ चीज़ को एक्वायर कर रहे हो, ठीक है, अर्जित कर रहे हो। तो ये आपका हंगर और थ्रस्ट तो होते हैं, वो एकदम नेचुरल इंस्टिंक्ट माने गए हैं। एंगर एंड फियर भी, सेल्फ प्रोटेक्शन भी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो डी होना चाहिए, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप ज़्यादा आइटम्स को इंक्लूड कर देते हो टेस्ट में तो क्या होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए आपने कुछ सैंपल लिए हैं, अगर उस सैंपल के साइज़ को आप इंक्रीज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। आपने जो भी सैम्पलिंग लिया है वो सैम्पलिंग का साइज़ बढ़ जाएगा। तो सैम्पलिंग के साइज़ बढ़ जाने से क्या हो जाएगा, रिलायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, आप उतने ही अच्छे से डिसाइड कर पाओगे रिजल्ट्स को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, विच इज़ अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो इनमें से कौन सी कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसका ऑकरेंस पे हमें नहीं पता कि ये लाइबिलिटी हमारी अराइज्ड होगी भी या नहीं होगी। हम इसको लेकर सर्टेन नहीं होते हैं, हम डाउटफुल सिचुएशन में होते हैं कि वेदर अराइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी वाला, लाइबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड, क्योंकि हमें नहीं पता कि पेमेंट होने टाइम हो सकता है वो डिसऑनर्ड भी हो जाए, तो इस वजह से ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। बाकी बैंक ओवरड्राफ्ट तो ये करंट लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी करंट लाइबिलिटी है एंड शॉर्ट टर्म लोन्स भी। तो डी वाला राइट वन है। पीपल हु कैन नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस देयर एंगर। तो क्रेस्मर ने क्या किया था, पर्सनैलिटी को क्लासीफाई किया था पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक, रिलीजियस में। तो मेरे हिसाब से इसका राइट ऑप्शन पिकनिक होना चाहिए, जो अपने एंगर को डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल। जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, जर्नलाइजिंग कहलाता है। और जर्नल से लेजर में लिखना क्या कहलाता है, पोस्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग करना। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इन पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट और लॉस अगर एसेट्स के रीवैल्यूएशन पे हो रहा है तो वो कैसे शेयर किया जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में एक ये चीज़ की कमी है कि ना तो इसमें एडमिशन मेंशन है ना ही रिटायरमेंट मेंशन है। तो ऐसे केस में हम एडमिशन को मानकर अगर देखें तो एडमिशन के हिसाब से क्या होना चाहिए कि ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, लेकिन अगर रिटायरमेंट के कंसेप्ट को देखें तो फिर वो किस में बटेगा, ऑल पार्टनर्स में जाएगा। तो इस वजह से मेरे हिसाब से ओल्ड पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स दोनों ही क्या हैं, मतलब करेक्ट है, क्योंकि इसमें रिटायरमेंट भी नहीं मेंशन है और एडमिशन भी नहीं मेंशन है। अगर नहीं मेंशन तो एडमिशन के हिसाब से अगर सही माने तो वो ओल्ड पार्टनर्स क्या होता है, राइट है। इवैल्यूएशन जो होता है वो किस फेस ऑफ टीचिंग से रिलेट करता है, तो वो पोस्ट एक्टिव फेस ऑफ टीचिंग से रिलेट करता है। क्यों, क्योंकि इवैल्यूएशन तो आप सब कुछ लास्ट में ही करोगे ना, प्री एक्टिव तो नहीं हो सकता। आप टीचिंग करने से पहले तो नहीं देख सकते हो ना किसी भी चीज़ को, जब आप वो चीज़ कर लेते हो तभी तो आप उस चीज़ का आकलन करोगे ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, पोस्ट एक्टिव फेस ऑफ टीचिंग। द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान कौन सा मतलब किस कैटेगरी में आता है टीचर्स क्वालिटी के, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, सोशल क्वालिटी। मतलब जो सोशल, जितना उसमें सोशल क्वालिटी होगी उतने ही बेस में वो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या कर पाएगा, देख पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टनर, वो पार्टनर जिसका एसोसिएशन, जिसका जो फर्म के साथ एक रिलेशन है, एक संबंध है, वो जनरल पब्लिक, जो आम जनता है, सामान्य जनता है, उसे नहीं पता है। तो ऐसा पार्टनर क्या होता है, सीक्रेट पार्टनर होता है। बात करें स्लीपिंग पार्टनर की, तो स्लीपिंग पार्टनर क्या करता है, एक्टिव नहीं रहता है, सिर्फ अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन बिल्कुल एक्टिवली जो है वो एंगेज नहीं होता है बिजनेस में। नॉमिनल पार्टनर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम देता है, बाकी इससे कोई भी मतलब नहीं होता। ना तो ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना तो प्रॉफिट और लॉसेज में बिल्कुल भी से मिलते हैं। तो ये जो होता है बस अपना नाम देता है। स्लीपिंग पार्टनर तो स्लीप मतलब वो सो रहा है, मतलब वो एक्टिवली एंगेज ही नहीं है, तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोरसाइट कंसिस्ट ऑन विच थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। बट देखते हैं, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है इसमें तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। आफ्टर द डिबेंचर्स रिडीम, जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो सिंकिंग फंड अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसे किस में ट्रांसफ़र करते हैं, उसे ट्रांसफ़र करते हैं जनरल रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगल एक्सपेंसेस हैं इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड, तो इसे किस में ऐड किया जाता है, इसे ऐड किया जाता है प्रीमियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है अहमदाबाद में। इसका राइट आंसर क्या है, सी डी अहमदाबाद। नेक्स्ट है शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, तो शेयर्स फॉरफिट किए जा सकते हैं जब आपने कॉल मनी को पेमेंट नहीं किया है, और 14 डेज़ का नोटिस तो कम से कम देना ही चाहिए शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल मीन्स, तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़। ऑप्शन ए इज़ राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर सब्सक्रिप्शन आपका कितना कम है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कंपनी द प्रोसेस ऑफ इशूइंग शेयर्स विल नॉट बी कॉन्टिन्यूड। मतलब अगर आपको इतना कम सब्सक्रिप्शन मिला है तो आप आगे का प्रोसेस कॉन्टिन्यू नहीं कर सकते हो। तो अगर 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, इसके बाद ही क्या होता है, अलॉटमेंट की जो पूरा प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए।
नेक्स्ट है टीम टीचिंग इज़ डेवलप बाय, तो इसका जो आंसर है वो कहीं पर भी नहीं मिला, मैंने बहुत कोशिश करी, तो प्लीज़ इसको लीव कर देते हैं। अगर आपको पता है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट में। इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करता है ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्टर। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, इस्टेब्लिशमेंट बोल लीजिए, इंस्टॉलमेंट एक्सपेंसेस बोल लीजिए, मशीनरी को इंस्टॉल करने के एक्सपेंसेस, तो ये सब कैसे होते हैं, ये सब जो होते हैं ये कैपिटल नेचर के होते हैं और मशीन अकाउंट में डेबिटेड किए जाएंगे। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 20 लाख और एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है 10%, तो कैसे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट? चलिए समझते हैं आज से। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट जो भी दिया हो और माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट से। आपको एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिया गया है? 4 लाख दिया गया है, 4 लाख ही दिया गया था, यस, तो 4 लाख दिया गया है, सॉरी 3 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी गई है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 20 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 2 लाख। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना निकल रहा है? 3 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल्स टू 1 लाख। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 लाख। एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया है 3 लाख, आप नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 20 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो 3 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे, आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। इंटरनेशनल सोर्स क्या होता है फाइनेंस का? तो FDIB फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ADR और GDRB। ADR का मतलब अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट एंड GDR मीन्स ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो बोथ A and B आर राइट ऑप्शन। द स्केलोग्राम मेथड जो है एटीट्यूड मेजरमेंट का, ये किसने प्रोपगेट किया है? तो ये प्रोपगेट किया है गटमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज, मैसेज को कम्युनिकेशन के सिंबल में कन्वर्ट करना, ये क्या होता है? ये होता है एनकोडिंग। सबसे पहले एक सेंडर होता है, सेंडर वो पर्सन होता है जो मैसेज को भेजना चाहता है, फिर उसमें क्या होता है, उसको आइडिया जनरेट होता है उसे क्या भेजना है, वो क्या होता है? एक मैसेज होता है। फिर उसके बाद वो उसे क्या करता है? एनकोड करता है। एनकोड का मतलब होता है कि जैसे उसे ओरल भेजना है, मतलब रिटन फॉर्म में भेजना है, तो वो उसे कन्वर्ट करेगा ना। तो एनकोडिंग का मतलब होता है जो मैसेज है उसे कम्युनिकेशन सिंबल्स में क्या करना? चेंज करना या कन्वर्ट करना। तो इसका राइट ऑप्शन है ए वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट गवर्न बाय एनी स्पेसिफिक एक्ट, इनमें से कौन सा किसी स्पेसिफिक एक्ट से गवर्न नहीं होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी वाला, सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि इसमें जो है सोल प्रोप्राइटरशिप वो किसी भी एक्ट से गवर्न नहीं होता है। पार्टनरशिप का भी एक्ट है 1932, कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी 1912 और कंपनीज का 2013 वाला। नेक्स्ट है हाउ मेनी कार्ड्स, कितने कार्ड्स को यूज़ किया जाता है रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट में? तो रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट में 10 कार्ड्स का यूज़ किया जाता है। ये एक प्रोजेक्टिव मतलब टेस्ट होता है पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए। जो भी पर्सन देखता है, जैसे उसे कार्ड्स दिखाए जाते हैं तो उसे क्या नज़र आया, उसने क्या ऑब्जर्व किया, इसके बेस पर रिकॉर्डिंग करी जाती है और रिजल्ट्स इंटरप्रेट किए जाते हैं। लर्निंग कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? लर्निंग कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि लर्निंग कैसे चल रही है, कैसा प्रोग्रेस हो रहा है, कैसा रेट हो रहा है, तो ये सब। इसका राइट ऑप्शन है बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एंटिसिपेटेड जो लॉस हैं उसे हमें प्रोवाइड करना होता है। तो ये है कंजर्वेशन कंसेप्ट या फिर प्रूडेंस कंसेप्ट कि आपको लॉसेस को क्या करना पड़ता है? कंसीडर करना पड़ता है। सैलरी टू अ विडो, विडो को सैलरी दी गई है तो ये किस में टैक्सेबल होगी? अगर पेंशन की बात होती तो वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती, लेकिन मेरे हिसाब से अंडर द हेड सैलरीज जाना चाहिए। आप बताइएगा ज़रूर इसका, आपको क्या लगता है? हाउ मैनी पार्ट्स बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड, तो डबल अकाउंट सिस्टम में जो पार्टनरशिप है, सॉरी बैलेंस शीट है, वो प्रिपेयर और प्रेजेंट की जाती है 2 पार्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस में प्रोवाइड है इन्फॉर्मेशन, बैड डेट्स दिए हैं 800 रुपीज़
प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स दिए हैं 3000, ये ट्रायल बैलेंस में दी है इन्फॉर्मेशन। अब बोल रहा है कि वो प्रोविज़न भी मेंटेन करना चाहता है 2000 रुपये का, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप बैड डेट्स लिखोगे पीएल में 800 रुपये के, फिर इसमें से क्या करोगे, न्यू प्रोविज़न जो डिज़ायर्ड है, जो वो मेंटेन करना चाहता है, आप उससे भी क्या करोगे, कंसीडर करोगे। तो वो कितना बनाना चाहता है न्यू प्रोविज़न, 2000 रुपये का। 800 + 2000 कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। अब जो पुराना उसने बनाया हुआ है, जो बैड डेट्स जो प्रोविज़न आपका टीबी में दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है, वो क्या है, ओल्ड प्रोविज़न है। तो ओल्ड प्रोविज़न क्या करोगे, माइनस करोगे। एक सेकेंड, कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो गई। इट इज़ डिज़ायर्ड टू मेंटेन अ प्रोविज़न फॉर यस। तो आप देख सकते हैं बैड डेट्स दिया है 800 रुपीज़, प्रोविज़न दिया है 3000 और डिज़ायर्ड है। तो जो ओल्ड वाला है, पहले तो बैड डेट्स हो गया 800, फिर उसके बाद जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स दिया गया है ओल्ड वाला, वो कितना दिया है, 3000 दिया है, और न्यू प्रोविज़न कितना है, 2000। तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल 2800, और पुराना वाला कितना है, 3000। तो ये जो क्या है, ये एक्सेस हो गया। तो आप क्या करोगे, 200 रुपये जो है वो क्रेडिट में दिखाओगे पीएल अकाउंट के। तो इसका राइट ऑप्शन है सी वाला, 200 रुपीज़ क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सोर्स क्या होता है फेस ऑफ मोटिवेशन में? तो फर्स्ट सोर्स होता है नीड। मेरे हिसाब से इसका सी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है और जीपीआर दिया है, डेटर्स वेलोसिटी दी है, अमाउंट ऑफ डेटर्स निकालने। चलिए फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले। जीपीआर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। जीपीआर दिया है 20, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 60,000, नेट सेल नहीं पता, इनटू 100 करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो नेट सेल्स आपका कितना निकलेगा, नेट सेल निकलेगा 3 लाख रुपीज़। ठीक है, जब आपने नेट सेल निकाल ली थी 3 लाख रुपीज़, फिर इसके बाद आपको क्या दिया है, डेटर वेलोसिटी दिया है। तो डेटर वेलोसिटी कितना दिया है, डेटर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 12/DTR, डेटर टर्नओवर रेशियो। तो डेटर वेलोसिटी 2 मंथ्स दी है, 12 मंथ्स यहाँ पर है, डेटर टर्नओवर रेशियो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो डेटर टर्नओवर रेशियो DTR कितना आ गया, 6 आ गया। नेट सेल्स आपने निकाली थी 3 लाख। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया। अब हमें डेटर्स की अमाउंट निकालनी है। तो डेटर्स की अमाउंट को निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। DTR हमने निकाला, DTR कितना आया हमारा, 6 मंथ आया, तो 6 लिखा। डेटर टर्नओवर का रेशियो क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल्स, तो नेट सेल्स ही ले लेंगे, अपॉन एवरेज डेटर्स इनटू 100। तो नेट सेल्स हम लोगों ने निकाली थी, कितनी आई थी, 3 लाख रुपीज़, और एवरेज डेटर्स हमें नहीं पता। तो एवरेज डेटर्स नहीं पता, तो वही हमें क्या करना है, निकालना ही है इस क्वेश्चन में। तो 6 से ये सॉल्व हो जाएगा। तो आपका जो एवरेज डेटर्स आ जाएंगे वो कितना आ जाएगा, नेट सेल्स अपॉन इनटू 100 नहीं होता इसमें। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, DTR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नेट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। तो 3 लाख दिया है, 3 लाख डिवाइड बाय 6 हो जाएगा आपका 50,000। ऑप्शन सी वाला राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। आपको दिया हुआ है जीपीआर कितना दिया है, 20%। जीपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो जीपीआर आपने 20 रखा, ग्रॉस प्रॉफिट में 60,000 रखा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपका नेट सेल्स कितना निकलेगा, 3 लाख रुपीज़ निकलेगा। डेटर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेटर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स अपॉन जो भी आपका DTR है। DTR आपको नहीं दिया है, वो निकालना है। तो DTR आप कैसे निकालोगे, 6 डिवाइड बाय डेटर आपको कितना दिया था, 2 दिया है, तो 12 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, DTR 6 आ जाएगा।
फिर डेटर टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स या अपॉन एवरेज डेटर्स, तो आपको एवरेज डेटर्स निकल आएंगे। सेल्स कितनी दी है, 3 लाख डिवाइड बाय 650,000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम रेंट को क्या कहा जाता है, तो मिनिमम रेंट को डेड रेंट कहा जाता है, फिक्स रेंट कहा जाता है और फ्लैट रेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवेन्यू रिलेट करता है, रेवेन्यू है डिविडेंड भी, रॉयल्टी भी और इंटरेस्ट भी, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। अंडर राइटिंग कमीशन इशू ऑफ डिबेंचर के केस में कितनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 2.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डिबेंचर के केस में, और शेयर्स के केस में 5% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2(5) में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सब्सिडरी होता है कंपनीज एक्ट और मेमोरेंडम के। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस को शो करता है, कंपनी और मेंबर्स के बीच के रिलेशन को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। वैसे इसका पूरा फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग रेशियो दिया है 70%, तो नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकल आएगा, 30% आ जाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो दिया है 70%, नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा 30%। अगर रॉयल्टी का जो रेट दिया है वो 27.5 पैसा पर टन दिया है और 8,250 रुपये रॉयल्टी पे करी गई है, तो इसका जो प्रोडक्शन है वो आपको क्वांटिटी पे निकालना है, कितना टन हुआ है ये निकालना है। तो देखिए 27, पहले हम इसे चेंज कर लेते हैं। अगर 8,250 है तो 8250 को आप पैसे में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 होते हैं। तो 8,250 इंटू 100, ये आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, पैसे में कर लिया। 1 टन के कितने, 1 टन कितने इक्वल है, 27.5 पैसे के इक्वल है। तो इतना पैसे कितने के इक्वल हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका क्या आएगा, ये आपका चला जाएगा 30 से, 30 इंटू 1000 आपका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 30,000 टन। आप तो इसको चाहें तो आप पैसे जो है उसे रुपीज़ में कन्वर्ट करके भी चेंज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रेडिट कंट्रोल किसका मेन फंक्शन होता है, आरबीआई का क्रेडिट कंट्रोल करना मेन फंक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कितनी सीट्स रिजर्व करी गई हैं चिल्ड्रन ऑफ इकोनॉमिकली और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप की। प्राइवेट स्कूल्स में कितनी सीट रिजर्व की गई हैं, ऑप्शन नंबर बी 25%। किस टीचिंग मेथड में नए रूल्स और प्रिंसिपल्स को एग्जाम्पल्स के थ्रू डिराइव किया जाता है, मतलब कि एग्जाम्पल्स दिए हैं और रूल्स को डिराइव कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये कौन सा होता है, इंडक्टिव मेथड होता है। इसका जस्ट अपोजिट कौन सा होता है, डिडक्टिव मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू होम किसने ये डेफिनेशन दी कि कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ है जो कन्वे करता है मीनिंग को दैट कैरी मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जो मैसेज या मीनिंग को कन्वे करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो इसका राइट ऑप्शन है डी ब्रूकर, ठीक है। कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है जब जो आप कहना चाहते हो सामने वाला आपकी भाषा उसी मतलब से समझता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनमें से कौन सा अप्लाई नहीं होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो इट शोज़ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। येस, इसमें कैपिटल रेवेन्यू आइटम दोनों ही शो होती हैं और किसी भी साल को आपको मिल रहा है पैसा वो सब शो होता है, चाहे आपको पिछले साल का भी कोई पैसा इस साल मिल गया है तो वो भी दिखाया जाता है। बैलेंस रिप्रेजेंट कैश बैलेंस, येस कैश बैलेंस शो करता है क्योंकि ये कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट है और ये कैश बुक की क्या होती है, समरी होता है ये अकाउंट। तो ये पीएल अकाउंट से सिमिलर होता है, नहीं, नॉमिनल अकाउंट पीएल अकाउंट के सिमिलर होता है। इट इज़ अ समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, येस इट इज़ अ समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वाला। Which one of the following insurance is not based on the principle of indemnity contract? तो indemnity contract पे बेस नहीं होता है लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ को आप सर्टेनली मेजर नहीं कर सकते हो, इस वजह से ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड नहीं होता है। बिना कंसिडरेशन के, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, तो बिना कंसिडरेशन के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, वॉइड होता है। ऑप्शन सी राइट वन।
वैल्यू ऑफ मनी का यहाँ पे मतलब होता है कि परचेजिंग पावर। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब गुड्स के प्राइसेस में राइज आ रहा है, बहुत बढ़ रहे हैं, मतलब प्राइस में गुड्स का जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है एकदम से। तो ऐसे में आपकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस जो है वो गुड्स के बढ़ गए हैं। पहले आप ज़्यादा खरीदते थे, अब आप कम खरीद पा रहे हो, तो परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वैल्यू ऑफ मनी मीन्स परचेजिंग पावर। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, डिक्रीजेज। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, वैसे तो बिहेवियरल भी होना चाहिए, इन दोनों में डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कौन सा सेक्शन फ्रॉड से डील करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट वन है, सेक्शन 17 ये फ्रॉड से डील करता है। हु हैज़ प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म की थ्योरी किसने प्रोपाउंड की है, तो थॉर्नडाइक ने प्रोपाउंड की है। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट्स आफ्टर री इशू, फॉरफिटेड शेयर्स को दोबारा री इशू करने के बाद जो बैलेंस होता है उसे किस में ट्रांसफ़र किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है हर एग्जाम्स में। पहला स्टेप कौन सा होता है, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का मतलब कि आप किसी इमीडिएट सॉल्यूशन देखना चाहते हो प्रॉब्लम का, मतलब तुरंत आप सॉल्यूशन चाहते हो प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसे डिफ़ाइन कर पाओगे, उसके बाद ही एनालाइज कर पाओगे, कुछ भी कर पाओगे। तो सबसे पहले आपका मेन स्टेप ही क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ही क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ऑप्शन बी इज़ राइट वन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुडविल कैसी एसेट है। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसे आप टच नहीं कर सकते हो, केवल और केवल फील कर सकते हो, ठीक है, या फिर कह सकते हैं फिजिकल एसेट नहीं है। तो चार्टर ऑफ कंपनी क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द चार्टर ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम किसने प्रोपाउंड किया। तो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम प्रोपाउंड किया था एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा आउटपुट देता है तो उसे हायर इंसेंटिव देना चाहिए, और जो कम देता है, मतलब स्टैंडर्ड से कम प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको क्या देना चाहिए, लो वेज देना चाहिए, और जो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है उसे हायर वेज देना चाहिए। तो ये एक तरीके से क्या है, डिफरेंस पैदा कर रहा है, तो इस वजह से इसे डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम कहा गया। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स जो होती हैं वो एक दूसरे की क्या होती हैं, कॉम्प्लीमेंट होती हैं। ऑप्शन बी राइट वन। इफ़ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, अगर प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट पे 25% है, मान लीजिए कि आपने कॉस्ट ले ली 100 रुपीज़, प्रॉफिट कितना है, 25 रुपये है। अब वो बोल रहा है जो प्रॉफिट है वो नेट सेल पे कितना होगा, सेल आपकी कितनी होगी, 125 होगी, प्रॉफिट कितना है, अब वो बोल रहा है सेल पे निकालो, तो सेल कितनी है, 125 है, इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 20%, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या है, 20%। एक बार फिर से समझा देती हूँ, कॉस्ट कितना दिया है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे प्रॉफिट कितना है, 25%। तो आपने मान ली कि कॉस्ट कितनी है 100 रुपीज़, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25 रुपीज़, तो सेल्स कितनी हो जाएंगी 125 हो जाएगी। अब वो बोल रहा है कि प्रॉफिट नेट सेल पे निकालो, तो नेट सेल कितनी है 125, प्रॉफिट निकालना है तो 25 ऊपर रखेंगे, जो निकालना है वो ऊपर रखते हैं, जिससे निकालना है वो नीचे रखते हैं, तो 25/125 इंटू 100, 20% राइट वन। डुअल एस्पेक्ट जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन से वो रिजल्ट करता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू एसेट, ऑप्शन बी वन राइट वाला है। नेक्स्ट है इन साइकोलॉजी टू शो वन सेल्फ, आप दिखाना चाहते हो खुद को दूसरे पर्सन के जैसा, तो ये कौन सी डिफेंस स्ट्रेटजी है, ये डिफेंस स्ट्रेटजी है मे बी रिएक्शन फॉर्मेशन, आप इसका ज़रूर चेक करिएगा, बताइएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, तो ऑल ऑफ द एबव, इन सब की मदद से, चाहे वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बैलेंस शीट है, पीएल अकाउंट है, सबकी मदद से ही कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। टर्मन के अकॉर्डिंग जो आईक्यू है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन का वो होता है लेस देन 75, डी ऑप्शन राइट है। विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मेंटल इमोशनल, ब्रूनर के अकॉर्डिंग मेंटल इमोशनल कौन सा नहीं है इसमें से। देखिए कंक्रीट ऑपरेशनल, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, कंक्रीट ऑपरेशनल तो पियाजे की जो स्टेजेस हैं उनमें से एक है, जो 4 स्टेज बताई है उनमें से एक है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये मेंटल इमोशनल कैसे हो सकता है, ये तो आप देख कर ही बता सकते हैं, अगर आपको ब्रूनर के नहीं पता है तब भी। नेक्स्ट है करेक्ट सीक्वेंस क्या है ह्यूरिस्टिक मेथड की, तो इसके अकॉर्डिंग जो होगा वो होगा बी ऑप्शन। सबसे पहले हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना, फिर प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना, देन डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स।
नेक्स्ट, एक्सपेंसेस किस में क्लासीफाई किए जाते हैं? तो फ्लैक्सिबल बजट में क्लासीफाई किए जाते हैं। वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड एक्सपेंसेस इसमें क्लासीफाई करके फ्लैक्सिबल बजट जो होता है वो तैयार किया जाता है। डेप्रिसिएशन गुडविल में प्रोवाइड किया जाता है। नन ऑफ द अबव, क्योंकि डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे होता है और गुडविल पे नहीं होता। गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी डिपार्टमेंट टू क्यू डिपार्टमेंट एट कॉस्ट प्लस 25% द अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 20,000 ऑफ क्यू डिपार्टमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 4,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी जो है वो शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है डिस्काउंट पर, मतलब प्रोहिबिट किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। तो ये किस सेक्शन में है? सेक्शन नंबर 53 में है और 52 में प्रीमियम की बात है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम किस में डील करता है? सेक्शन नंबर 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज इंक्लूडेड? तो सभी है, रिटेन्ड अर्निंग भी, डिबेंचर भी, इक्विटी कैपिटल, ऑल ऑफ द अबव इज राइट वन। एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो मदर टंग है वहाँ तक आपको, मतलब मदर टंग में जो बच्चे को पढ़ाई करानी है वो 1st to 5th तक तो करानी ही करानी है। तो इंग्लिश को कंपलसरी जो कर दिया गया है वो मे बी क्लास 6 तक होना चाहिए, मतलब क्लास 6 से इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी होना चाहिए हर क्लास में। कंटेंजेंट लाइबिलिटी को हम फुट नोट पे शो करते हैं बैलेंस शीट में। ये किस कन्वेंशन पे बेस्ड है? ये फुल डिस्क्लोजर पे बेस्ड है कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आपके यूज़र्स के लिए रिलेवेंट होनी है वो आपको पूरी डिस्क्लोज करनी है। फिर चाहे वो आप जैसे मर्जी दिखाओ, चाहे वो आप बैलेंस शीट के अंदर दिखाओ या बाहर दिखाओ, तो रिलेवेंट है तो आपको नोट में ऐसे दिखाते हैं कंटेंजेंट लाइबिलिटी को। ऑप्शन डी है राइट वन। एक अच्छे टेस्ट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो अच्छे टेस्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो है डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है कि आप चीज़ों को अलग थलग कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो आप फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने पर करते हो। डी ऑप्शन राइट है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब डिक्लेयर की गई? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी डिक्लेयर की गई जुलाई 1991-80 में। सब्रोगेशन क्या होता है? सब्रोगेशन इज व्हेन द डैश स्टेप्स इनटू द शूज व्हेन द डेटर या फिर शॉर्टी, इन दोनों पर थोड़ा सा डाउट है। सेल्स आर इक्वल टू, तो सेल्स किसके इक्वल होती हैं? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट ले लो और प्रॉफिट ले लो, COGS प्लस GP। सी ऑप्शन इज राइट वन। व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग? लास्ट स्टेप कौन सा होता है अकाउंटिंग का? तो लास्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन करना। ठीक है, इंटरप्रिटेशन बताया था ना अभी पीछे हम लोगों ने, डेफिनेशन पढ़ी थी अमेरिकन इंस्टीट्यूट की, तो उसी से आप समझ सकते हैं कि देखिए रिकॉर्डिंग भी है, एनालाइजिंग भी है, समरी भी है, उसके बाद जो था वो इंटरप्रिटेशन था। तो इंटरप्रिटेशन मतलब कम्युनिकेशन करना इन्फॉर्मेशन का। तो ऑप्शन ए इज राइट वन। बहुत सी चीज़ें एग्ज़ाम में ऐसी आती हैं जो आपस में क्वेश्चंस कोरिलेट करके होते हैं, तो बहुत हेल्प मिल जाती है ऐसे क्वेश्चन से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का दिया हुआ है 6,000, 13,000, 8,000। तो गुडविल जो है वो आपको निकालनी है 2 ईयर्स परचेज पे। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, गुडविल कैसे निकलेगी? सबसे पहले आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तीनों साल के प्रॉफिट्स को जोड़ लीजिए। तो 6,000 प्लस 13,000 कितना हो जाएगा? 19,000, 19,000 प्लस 8,000, तो ये कितना हो जाएगा? 27,000 डिवाइड बाय 3, क्योंकि जितने ईयर्स का दिया है उतने नंबर ऑफ़ ईयर्स से डिवाइड करना है। ये आ जाएगा 9,000 रुपीज़। अब इस 9,000 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 2 ईयर्स परचेज से। तो 2 ईयर्स परचेज मतलब इंटू 2 कर देंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 18,000 रुपीज़ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शेयर्स को फॉरफीट किया जाता है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है कॉल्ड अप अमाउंट से। बाय होम द 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनरी पर्सनैलिटी मेड ऑफ? तो ये मेड किया है रेमंड बर्नार्ड कैटल ने। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये हम लोगों ने पेपर सॉल्व किया। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, मैंने कुछ और बताया है, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।